हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज की हमारी क्लास जो होने वाली है वो मैराथन क्लास है पीजीटी इकोनॉमिक्स एचटेट एग्जाम के लिए, जो अभी आपका शेड्यूल है जुलाई में होने वाला है। ठीक है, अगर आप ये जो मैराथन दो तीन पर्टिकुलर मैराथन्स मैं सिर्फ एचटेट एग्जाम के लिए लूंगी, मोस्ट एंड मोस्ट यूजफुल होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल इन क्लासेस को मिस मत करना। अच्छे से हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे, तो मैं साथ साथ आपको टॉपिक्स भी बताते जाऊंगी कि ये टॉपिक्स जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले जो है वो आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो, आपने कहा था कि आपको 23, 22 और 21 वाले ये जो PYQs हैं वो आपको सॉल्व करवा दिए जाएं अच्छे से डिटेल में, तो यही मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ये 23 का पेपर है। 122 से पहले जो आपके क्वेश्चंस थे 90 से स्टार्ट होते हैं, ये आपके फर्स्ट सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वो पार्ट देख लेना। अलग से मैंने प्लेलिस्ट जो है वो बना रखी है पीजीटी के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है, तो उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने ऑलरेडी 23 के ही क्वेश्चन सबसे पहले कवर किए थे। उसके बाद बीच में मैंने बीपीएससी के लिए थे और उड़ीसा के लिए थे। अभी हम जो है पर्टिकुलर एचटेट के लिए कर रहे हैं, बट ये आप बिल्कुल नहीं समझेंगे कि सिर्फ एचटेट के लिए क्या ये यूजफुल होंगे। नहीं, आप किसी भी स्टेट का पीजीटी का एग्जाम दोगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल जो है वो होने वाले हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करते हैं, हम क्वेश्चंस के साथ उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा सूचांक गुणांतर माध्य पर आधारित है? फिशर का, पास्चेस का, लेशपियस का या फिर बोलेस का? विच इंडेक्स इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन? कौन सा ऐसा इंडेक्स है जो ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड है? तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, मतलब अंडर रूट होगा। तो वो किसके केस में होता है? वो होता है फिशर्स इंडेक्स के केस में। फिशर्स इंडेक्स में हम क्या करते हैं, लेशपियस और पास्चेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका अंडर रूट करते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाते हैं। तो वो किसके केस में है? ऑप्शन नंबर 1, फिशर्स इंडेक्स। तो फिशर्स इंडेक्स जो है ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका? लेशपियर और पास्चेस का। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि ये कंसीडर किया जाता है सबसे एक्यूरेट, और ये सेटिस्फाई करता है बोथ टाइम रिवर्सल and factor reversal. Fisher's index examine the both time reversal and factor reversal. Yes, ये सेटिस्फाई करता है दोनों को, टाइम रिवर्सल को भी और फैक्टर रिवर्सल को भी, इसलिए ये एक आइडियल इंडेक्स जो है वो माना जाता है। ठीक है, अब लेशपियस के केस, अब देखो लेशपियस के केस में क्या करते हैं, हम बेस ईयर को वेट लेते हैं। अलग से ये क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला तो देखो सबको पता है कि फॉर्मूला क्या यूज करना होता है इस इंडेक्स के केस में, लेकिन ये चीजें जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं वो क्या है कि ये जो किसको लेता है, ये बेस ईयर को लेता है। बेस ईयर अर्थमेटिक मीन, और जो लेशपियस है वो आपका बेस ईयर को लेता है, और पास्चेस जो है वो आपका क्या लेता है, ये करंट ईयर को वेट लेता है। ये किसको लेता है? ये करंट ईयर को वेट लेता है। फॉर्मूले भी जो है वो हमें इसके याद करने हैं। और जो बॉलेज इंडेक्स है ये स्टैंडर्ड प्राइस इंडेक्स है ही नहीं। तो यही तीनों है। फिशर्स के केस में लेशपियस और पास्चेस का क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, ज्योमेट्रिक मीन कर दो। पास्चेस के केस में क्या लेते हैं, हम करंट ईयर को वेट लेते हैं, और लेशपियस के केस में हम बेस ईयर को वेट लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद भी होंगे और नहीं भी होंगे, तो मैं आपको लिखवा भी देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में फिशर्स के ही मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, उसमें लेशपियर और पास्चेस का भी जो है वो याद हो जाएगा। देखो लेशपियर्स इनटू पास्चेस करते हैं ना, तो लेशपियर्स के केस में हम क्या लेते हैं, बेस ईयर को इंडेक्स लेते हैं, मतलब अंडर रूट P1 Q0 अपॉन समीशन P0 Q0। हमने क्या लिया, बेस ईयर को लिया, मल्टीप्लाई बाय, ये लेशपियर का है। पास्चेस के केस में हम किसको लेते हैं, करंट ईयर को बेस लेते हैं, P1 Q1 समीशन P0 Q1। ठीक है, हमने किसको लिया, करंट ईयर को, यहाँ किसको लिया, बेस ईयर को। ये जीरो या नोट किसको शो करता है, ये बेस ईयर को शो करता है, और ये 1 किसको शो करता है, ये करंट ईयर को शो करता है। इतना आपको पता भी होगा। ठीक है, तो ये लेशपियर्स का फॉर्मूला है, ये पास्चेस का फॉर्मूला है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या देखी कि ये टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल जो है फिशर्स इंडेक्स, इन दोनों को जो है वो कवर करता है, दोनों को सेटिस्फाई करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। हाउ कैन द डेफिसिट इन ट्रेड बैलेंस बी एलिमिनेटेड?
अगर आपके ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट आ जाता है तो हम उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? व्यापार शेष में घाटे को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? डिवैल्यूएशन से, इन्फ्लेशन को बढ़ा के, डिस्करेज करके एक्सपोर्ट, या फिर इंक्रीज करके इंपोर्ट। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेफिसिट इन ट्रेड मतलब ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो ग्रेटर देन है किससे? आपके एक्सपोर्ट से। इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट होता है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी करंट करेंसी की वैल्यू को लोअर करना। किस लिए? ताकि आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो चीप हो जाए, ताकि आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाए और आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए और इंपोर्ट क्या हो जाए? वो डिक्रीज हो जाए। ये होता है आपका डिवैल्यूएशन। इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? कि आप अपने डोमेस्टिक गुड्स को क्या कर दो? एक्सपेंसिव कर दो। अगर आप अपने डोमेस्टिक गुड्स को एक्सपेंसिव कर दोगे, महंगे कर दोगे, तो उससे क्या होगा? आपके डोमेस्टिक गुड्स की क्या डिमांड होगी? क्या आप एक्सपोर्ट बढ़ा पाओगे? नहीं बढ़ा पाओगे। तो क्या ट्रेड डेफिसिट सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हटा दो। डिस्करेजिंग एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट को एनकरेज ही नहीं कर रहे हो, दूसरे देश में सामान जाएगा ही नहीं, तो पैसा कमाओगे कैसे? ट्रेड कैसे कर पाओगे? तो ये भी गलत है। बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट बढ़ाओगे तो इंपोर्ट और बढ़ेगा, तो इससे तो ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा ना, कम कैसे होगा? आप उसको एलिमिनेट, खत्म कैसे कर सकते हो? तो वो आप कर सकते हो डिवैल्यूएशन से। ठीक है, कि आप अपनी करेंसी को क्या कर दो? लोअर कर दो। और उसको लोअर करने का मतलब क्या है? कि अगर आप पहले $1 में 70 रुपीज का कोई सामान लेके जा सकते थे, मान लो, तो अब आप $1 में कितने का लेके जा रहे हो? 80 रुपीज का सामान लेके जा रहे हो। तो अब फायदा है ना। कोई भी एक पर्सन पहले $1 लेके आता था, सिर्फ 70 रुपए का सामान लेके जा रहा था। अब वो पर्सन एक ही $1 लेके आ रहा है और 80 रुपए का सामान यहाँ से लेके जा रहा है, तो अब वो ज्यादा यहाँ से शॉपिंग करेगा ना। तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और ट्रेड डेफिसिट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। हर एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे अगर आपने सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा है तो। विच इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई। आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो है इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो यूज करता है, किस लिए? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना मनी की, या स्टेबल करना फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो मनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना, ये तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आरबीआई का। हाँ, प्राइस को स्टेबल रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, एक फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा जो है वो मेंटेन रहे। ये प्राइस स्टेबिलिटी क्यों अचीव, कैसे अचीव हो सकती है? कि जिससे आप अपने इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? कि आप ये डिसाइड करो कि क्रेडिट फ्लो जो है किस सेक्टर में कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इससे मेंटेन रहेगी। और आप रुपए की वैल्यू को मैनेज करो, आप अपनी रुपए की वैल्यू को मैनेज करो किसके एक्सचेंज में? फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज में। तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। बट प्रोडक्टिविटी ऑफ मनी ये कोई मोटिव नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये तो डिफाइन ही नहीं कर रहा ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का ये जो ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो नाउ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। एक साथ ही मैं शेयर कर दूंगी। हाँ, मैंने बोला था कि मैं शेयर कर देती हूँ, बट क्या करूँ, क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, तो मुझे लगता है एक साथ ही शेयर कर दो तो बेटर रहेगा। एक साथ ही आप रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन डैश। अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस पॉपुलेशन इंडिया की क्या थी? तो ब्रिटिश शासन काल में सर्वप्रथम भारत की तुल्यकालिक जनगणना डैश में हुई, किस साल में हुई, और इस जनगणना के अनुसार भारत की क्या जनसंख्या थी? तो ये जो क्वेश्चन है वो सिंक्रोनस से रिलेटेड है, और पहले सिंक्रोनस हुई थी 1881 में, ये तो पता है हमें। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है पॉपुलेशन के ऊपर, तो वो थी 25.4 करोड़। पहली सिंक्रोनस साइमल्टेनियस सिस्टमैटिक सेंसस इंडिया में 1881 में हुई, और इसके हिसाब से जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो थी 25.4 करोड़। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इस टाइम पे रूल कौन कर रहा था ये आप बताओगे? किसके जो है शासनकाल में ये हुआ था? कौन सा ब्रिटिश था उसके अंडर ये जो है चीज हुई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो, क्या था? ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ क्या आंसर सही होगा। ठीक है, या इन दोनों में से कोई नहीं होगा, कोई और नाम है, आप बताएंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल मीन। एक आइडियल मीन का, एक आदर्श माध्य की कौन सी विशेषता नहीं है? आइडियल मीन शुड बी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज पे बेस होना चाहिए। इट शुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, क्या एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होना चाहिए? क्या वो एक अच्छा मीन माना जाएगा? जो अगर एक्सट्रीम वैल्यू आ गई, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, तो उससे वो इफेक्ट हो जाए, ये आइडियल माना जाएगा? सोचो।
दिस शुड बी हेल्पफुल इन अदर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, कि अगर हमें फर्दर इंटरप्रिटेशन निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं। तो आइडियल मीन वो मीन है, वो कंसीडर किया जाता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो कि सबसे पहली वो चीज वो क्लियरली डिफाइन हो, है ना, क्लियरली डिफाइन हो, इजी हो उस चीज को अंडरस्टैंड करना, सारे डाटा पॉइंट्स को ले, जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं उन सबको कंसीडर करें, जितनी भी वैल्यूज हैं उसको कंसीडर करें। फर्दर अगर हमें कोई अल्जेब्रिक कैलकुलेशन करनी है, कोई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो वो उसके लिए क्या हो, वैलिड हो, यूज हो सके। हाउएवर अगर हम कहें कि अगर किसी आउटलायर से वो इफेक्ट हो रहा है, तो एक्चुअली में ये तो इसकी डिसएडवांटेज है, ये इसकी एडवांटेज थोड़ी ना, ये तो इसकी डिसएडवांटेज हो गई कि अगर कोई भी आपकी आउटलायर आ जाता है तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम जो कई बार प्रेफर करते हैं ना, वो हम इसलिए प्रेफर मीडियन और मोड को प्रेफर किया जाता है अगर इस तरीके का डाटा हो तो। ओके, सो ऑप्शन थर्ड आपका क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, रेडचेट इफेक्ट का क्या मतलब है, अनिवर्ती रेडचेट प्रभाव से अभिप्राय क्या है। एमपीसी डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन इनकम, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो आपकी घटेगी। आय में वृद्धि के साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती है। एमपीसी इंक्रीज होता है इनकम के बढ़ने से, एमपीसी अनचेंज रहता है, या विद व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन कंजम्पशन। रेडचेट इफेक्ट किसे कहते हैं, तो देखो एमपीसी जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, रेडचेट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे इनकम के बढ़ने से लोग अपनी कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, बट इनकम के कम होने से अपनी कंजम्पशन को उस प्रोपोर्शन में डिक्रीज नहीं किया जाता, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि लोग जो है ना, एक बार इनकम बढ़ गई तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है लोगों का मेंटेन हो गया है कि भाई ये इतना मैं खर्च करता हूँ पूरे महीने, तो भाई एक मेरा लेवल है जो मेंटेन होना चाहिए। तो उस लेवल को मेंटेन करने के चक्कर में लोग अपनी इनकम कम होने के बाद भी कंजम्पशन को कम नहीं करते हैं, डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की हैबिट हो जाती है उस चीज के लिए, वो हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ये कंजम्पशन, इसे हम क्या कहते हैं, रेडचेट इफेक्ट। और इसका मतलब यही है कि हम आसानी से अपनी कंजम्पशन को कम नहीं कर पाते। तो इवन अगर हमारी इनकम कम भी हो जाए तो हमारी पहले वाली जो हमारी कंजम्पशन लेवल है ना, वही हम मेंटेन करना चाहते हैं, चाहे हम सेविंग्स को यूज करें उस टाइम पे, चाहे हम बोरोइंग्स लें, कुछ भी ले। तो ऑप्शन 4 आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। रेडचेट इफेक्ट वाज गिवन बाय विच ऑथर, किसने दिया था रेडचेट इफेक्ट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली रेडचेट इफेक्ट के बारे में किस इकोनॉमिस्ट ने बात कही थी। तो इसके बारे में पिकॉक एंड वाइसमैन हैं जिन्होंने रेडचेट इफेक्ट के बारे में बात की। ये हम पब्लिक इकोनॉमिक्स में कह सकते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो सिचुएशन है वो पर्टिकुलरली केन्स का पर्सपेक्टिव था, ठीक है। केन्स का ये पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव था, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। लिख भी देती हूं मैं यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बार आप ये करना, सॉरी डूजनबेरी का, मैं भी क्या बात कर रही हूँ। रेडचेट इफेक्ट में डूजनबेरी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि उन्होंने बात करी थी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की, कि लोग जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला था। तो नाम इनका पहले आएगा, डूजनबेरी का। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात की थी, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आगे चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, एक सेकेंड, क्या हो गया, इस चल क्यों नहीं रहा। तो रेडचेट इफेक्ट का मेन कंट्रीब्यूशन किसका था, डूजनबेरी जी का। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 128, definition of commercial bank, a bank is a manufacturer of credit and an instrument for facilitating exchange. Who gave it? ये डेफिनेशन जो है कमर्शियल बैंक की, ये किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी, तो ये दी थी क्राउथर ने। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आ चुका है। बैंक सिर्फ एक मनी का डीलर नहीं है, बट ये एक मैन्युफैक्चरर भी है क्रेडिट का। क्रेडिट को मैन्युफैक्चर करने का काम, मतलब क्रेडिट क्रिएशन का काम भी कौन करता है, वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो करते हैं। तो क्राउथर ने ये डेफिनेशन दी थी, जो बैंकिंग लिटरेचर में पर्टिकुलरली अगर हम बैंक की बात करें तो इसमें इस डेफिनेशन की तो जिक्र होता ही है, ठीक है ना। वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा, बैंक शाख
का एक निर्माता तथा विनिमय का सुविधाजनक बनाने वाला संयंत्र है। किसने दी थी ये डेफिनेशन? अब चलते हैं हम क्राउथर ने। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 आपका क्या है? डिडक्टिव मेथड मींस आपके दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है आपका इंडक्टिव मेथड और एक होता है आपका डिडक्टिव मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं? निगमन विधि। देखो डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, हम जाते हैं जर्नल टू पर्टिकुलर, किसी एक जर्नल सिचुएशन से हम जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, मतलब पहले हमारे पास एक थ्योरी होती है, फिर उसके क्या होते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स होते हैं। लेकिन इंडक्टिव मेथड में पहले आप पर्टिकुलर पे होते हो, मतलब किसी एग्जाम्पल पे होते हो, और एग्जाम्पल से आप किस में जाते हो? किसी पर्टिकुलर थ्योरी पे जाते हो। तो डिडक्टिव पूछा क्या है? डिडक्टिव में हम पहले जनरल की बात करते हैं और फिर हम क्या चाहते हैं? एग्जाम्पल पे जाते हैं। तो स्टडी करता है सिर्फ फिजिकल एलिमेंट का, स्टडी करता है सिर्फ ह्यूमन और सोशल फैक्ट्स का, फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर या पर्टिकुलर टू जर्नल। तो सीधी सी बात है, जर्नल टू पर्टिकुलर जाता है आपका डिडक्टिव मेथड। याद कैसे कर सकते हैं? डीजीपी, डीजीपी तो सबको पता है ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस। तो डीजीपी से याद कर सकते हैं, डिडक्टिव में जर्नल टू पर्टिकुलर हम जाते हैं, और वाइडली ये इकोनॉमिक्स में यूज भी किया जाता है। अगर देखो सारे ह्यूमंस जो हैं, अरे एक जर्नल, मतलब आपने पेपर 1 अगर करा हो, यूजीसी नेट की तैयारी की हो, तो वहां पे एक बहुत ही फेमस सा एक कोटेशन आती है कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, तो सोक्रेट इज ए ह्यूमन, तो सोक्रेट इज मोर्टल। मतलब कि अगर अगर सारे इंसान मोर्टल हैं तो सोक्रेट एक इंसान है, तो वो भी क्या होना चाहिए? वो भी मोर्टल होगा। मोर्टल मतलब जो जिसकी डेथ हो सकती है, इमोर्टल मतलब जो मर नहीं सकते, नश्वर जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है? आधारिक संरचनात्मक सुविधाएं एक देश के आर्थिक विकास में योगदान करती हैं। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू स्टेट एंड सेंटर, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। कैसे? तो ऑप्शंस देखते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो ये आपको प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ाते हैं। ठीक है, किसी भी अगर आप एक पर्टिकुलर चीज आप अगर आप ह्यूमन से काम हो रहा है, उसका लेबर से काम हो रहा है, तो मशीन से वो ज्यादा बेटर काम कर सकती है। अगर ज्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपका तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, नहीं, एक स्टेट को स्टेबिलिटी देने का मेन काम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका काम है लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता है गवर्नेंस को, कि एक अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस उसे ही माना जाएगा, एक अच्छी सरकार उसे ही बनाया जाएगा जो देश को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को देता है। प्राइमरी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइमरी काम तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड जो होगा वो आपका क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको पहले खुद पढ़ना है, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। देखो, व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेशन पॉइंट? सैचुरेशन पॉइंट आपका क्या होगा? तृप्ति बिंदु, द पॉइंट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज। किस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमाइज है? या एक ऐसा पॉइंट जहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज है, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी मिनिमाइज है, मतलब यहाँ नेगेटिव में आ गए, और या फिर ऐसे टोटल यूटिलिटी जहाँ पे मिनिमाइज हो, मतलब यहाँ पे। तो सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी थ्योरी में, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी में, सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम की, तो एक्स्ट्रा यूनिट से आपको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो है वो डिराइव हुई है। ठीक है, और वो आपकी एक्स्ट्रा यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है और वो आपकी नेगेटिव भी बन सकती है। लेकिन इस पॉइंट से पहुंचने से पहले, जीरो और नेगेटिव से पहले क्या होती है? ये एडिशनल यूटिलिटी आपकी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ऑल्दो डिमिनिशिंग होती है, ऑल्दो ये डिक्रीज हो रही होती है। तो सैचुरेशन पॉइंट का मतलब एक कंज्यूमर जो है कोई एडिशनल सेटिस्फेक्शन नहीं ले रहा है, यहाँ पे उसको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, ये मार्जिनल यूटिलिटी का मिनिमम जीरो या नेगेटिव पॉइंट होगा। यहाँ पे जीरो होगा या नेगेटिव होगा, जहाँ पे इसको क्या मिलेगी? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा? सही होगा, कि जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो? मिनिमाइज हो। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का मेन मेथड क्या है? इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, हिस्ट्री राइटिंग मेथड, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड, या फिर स्टोरी टेलिंग मेथड। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्रिपेयर रहना। इकोनॉमिक्स जो है वो क्या यूज करती है? एक पर्टिकुलर लॉजिकल साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया जाता है। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की प्रमुख विधि कौन सी है?
तो इकोनॉमिक्स जो है पर्टिकुलर लॉजिकल और साइंटिफिक अप्रोच जो है वो यूज करता है, और लॉजिकल भी कर रहा है और साइंटिफिक भी कर रहा है। तो इसका मतलब वो इंडक्टिव रीजनिंग भी यूज कर रहा है, मतलब जर्नल से पर्टिकुलर और पर्टिकुलर से जर्नल, दोनों चीजों में जो है यूज करते हैं हम इकोनॉमिक्स में। जर्नल से पर्टिकुलर को भी और पर्टिकुलर से जर्नल को भी हम यूज किया जाता है, और इन्हीं मेथड से हम इकोनॉमिक्स की थ्योरीज प्रिंसिपल्स जो हैं वो बना पाते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जीएनपी डिफ्लेटर इज यूजफुल टू। तो जीएनपी डिफ्लेटर किस लिए यूज किया जाता है? तो सबसे पहले आपको जीएनपी डिफ्लेटर रियल जीडीपी अपॉन या रियल जीएनपी अपॉन नॉमिनल जीएनपी इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो रिमूव कर द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, या रिमूव कर द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस, या रिमूव कर द इफेक्ट ऑफ डबल कैलकुलेशन, या फिर प्रीवियस ईयर प्रोडक्शन फ्रॉम नेशनल इनकम। तो जीएनपी डिफ्लेटर एक तरीके से प्राइस इंडेक्स है जो यूज किया जाता है नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करने के लिए, नॉमिनल को रियल में। और नॉमिनल मतलब जो है जो इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है, और रियल इन्फ्लेशन नहीं, ये बेस ईयर पे चलता है। नॉमिनल आपका करंट ईयर को इंक्लूड करता है। तो ये हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट को एक ट्रू ग्रोथ चेक करने में, कि एलिमिनेट कर सके कि प्राइस लेवल में चेंज ना आके ना हम ये देख सके कि क्वांटिटी में सच में कितना चेंज आया, तभी हमें पता चलेगा कि हमारी जो जीएनपी है, जीडीपी है, वो इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। तो प्राइस इफेक्ट को वो हटा देता है डिफ्लेटर। डिफ्लेट का मतलब ही क्या है, कितना बढ़ा है और कितना बढ़ के दिखाया गया। तो राइजिंग प्राइसेस की वजह से जो इफेक्ट आया उसको हटा देना, इसलिए यूजफुल होता है क्या, जीएनपी डिफ्लेटर। क्लियर है? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम पब्लिक डेब्ट एक स्टॉक कंसेप्ट है, और एक गिवन ईयर में बजट डेफिसिट आपका क्या है, एक फ्लो वेरिएबल है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? सरकारी ऋण एक स्टॉक कंसेप्ट है, और जबकि बजट का घाटा क्या है, एक फ्लो कंसेप्ट है। तो देखो पब्लिक डेब्ट आपका स्टॉक कंसेप्ट है। बिल्कुल, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो हम मेजर करते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। हमेशा स्टॉक और फ्लो से क्वेश्चन आता है, तो इसको इग्नोर मत करना, आपसे पूछा जा सकता है। तो अच्छा आप बताओ कि इनकम स्टॉक कंसेप्ट है और वेल्थ स्टॉक कंसेप्ट है, दोनों में से कौन सा जो है, मतलब आप दोनों बता दो कि इनकम स्टॉक है या फ्लो है, या वेल्थ स्टॉक है या फ्लो है। ये क्वेश्चन आप बताएंगे, 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कंसेप्ट। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो पब्लिक डेब्ट मतलब एक्यूमुलेटेड डेब्ट, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पर बताते हैं कि इतना डेब्ट जो है वो सरकार का है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और वहीं बजट डेफिसिट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ओवर द पीरियड हम चेक करते हैं कि कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है ज्यादा रेवेन्यू के कंपैरिजन में एक फिस्कल ईयर में, तो वो हमारा क्या हो गया, फ्लो वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इनकम और वेल्थ वाला आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फूड अवेलेबिलिटी डिपेंड्स ऑन। फूड जो खाद्य की उपलब्धता है वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है? सप्लाई चेन पे, आपूर्ति श्रृंखला पर, फूड रिजर्व्स पे, इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन पे, ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो देखो फूड की अवेलेबिलिटी, कि कितना फूड अवेलेबल है, वो इन्फ्लुएंस होता है किससे, सप्लाई चेन से। बिल्कुल सही बात है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर है, कितनी सप्लाई हमारे पास आ रही है, उस हिसाब से हमें अवेलेबिलिटी पता चलेगी। रिजर्व्स हमारे पास कितने हैं, तभी कि हमारे पास कोई शॉर्टेज तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार के पास फूड ग्रेन की शॉर्टेज तो नहीं है, कई लोगों के लिए कमी पड़ जाए। हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है, ये भी अगर हमारी डोमेस्टिक सप्लाई कम है, अगर हमारी सप्लाई कम है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम अवेलेबल करा सकते हैं। तो फूड अवेलेबिलिटी इन तीनों चीजों पे बेस करती है, तो सभी विकल्प जो है वो आपके यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि जो जमींदारी सिस्टम है वाज अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। जो जमींदारी प्रथा है कृषि विकास और सामाजिक न्याय के लिए वो अनुप्रयुक्त थी, सुटेबल नहीं थी। द लैंड वाज ओन्ड बाय द मिडलमैन हु गोट द एग्रीकल्चर वर्क डन बाय चार्जिंग लगान। जो लैंड है वो कौन ओनर होता है उसका, कौन मालिक होता है, एक मिडल मैन होता है जो एग्रीकल्चर काम कराता है और बदले में क्या लेता है, लगान लेता है। तो जमींदारी सिस्टम ने हमारे देश में, ये तो आपको पता है कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी थी। ठीक है, कि ओनरशिप लगा दी, मिडल मैन लगा दिए, और ये लोग ओनरशिप लगा दी, मिडल मैन लगा दिए, और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग टैक्स वसूलेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग टैक्स जो है वो वसूल रहे हैं, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। ठीक है, और इससे तो कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा नहीं, फायदा होगा नहीं।
और बिल्कुल सही बात है कि जमींदारी सिस्टम इसलिए अनसुटेबल माना गया क्योंकि ये लोग लगान ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, तो ये जो इन्होंने ओनर बना रखे हैं या मिडल मैन बना रखे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये अनसुटेबल है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है, सही है। बोथ R1 और R2 आर करेक्ट, ठीक है, और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो ऑप्शन आप कौन सा सही है? बोथ R1 एंड R2 आर नॉट करेक्ट, नहीं, करेक्ट एंड करेक्टली एक्सप्लेन, ऑप्शन नंबर 3 ही आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड था। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द गिवन डाटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए हुए आंकड़ों का अंतर चतुर्थक परिसर विस्तार है। देखो, सबसे पहले आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ओके, और ये ऑलरेडी असेंडिंग में ही अरेंज है। तो अगर आपको असेंडिंग में ना दे रखा हो तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है। फिर आप पहला स्टेप क्या करोगे, पहला स्टेप तो आपने देख लिया कि असेंडिंग में अरेंज करना है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर कितने हैं डाटा सेट में, आपके पास 11 नंबर है। अब आपको क्या दिखाना है, मतलब सबसे पहले फॉर्मूला देख लो, इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या होगा, Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 आपका क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब अगर हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Q1 निकालेंगे, लोअर क्वार्टाइल, तो 25, 28, 35, 38 और 45, ये एक गैप ले लिया, ठीक है। और अगला हमने एक गैप ले लिया 52, 56, 58, 59 और 61, ये तो आपका क्या हो गया, मीडियन, इसकी कोई जरूरत है नहीं। अब Q1 हमें निकालना है, तो हम मैं शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, तो Q1 हमें निकालना है, तो हमारा इसमें से मिडल वैल्यू क्या होगी हमारी 35 Q1 की, और इधर हमारी मिडल वैल्यू क्या होगी आपकी 58, तो 58 में से 35 गए तो क्या आ गया 23, ऑप्शन 1 आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 138, yes, select the false statement regarding early Indian economic planning, प्रारंभिक भारतीय आर्थिक नियोजन के संदर्भ में असत्य कथन आपको छांटने हैं कि इसमें से कौन सा जो है वो गलत है। पहला, इन इंडिया सर एम विश्वेश्वराय फर्स्ट मेड अ 5 ईयर प्लान इन 1934, पहला 5 ईयर प्लान जो है वो 1934 में जो है वो बनाया गया था, तो बिल्कुल सर मोक्षा गुंदम विश्वराय, इन्होंने प्रपोज किया था एक डिटेल 5 ईयर प्लान मॉडल अपनी बुक में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इन 1934, इनकी बुक का भी नाम था, ध्यान रखना, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ओके, 1934 में ही आई थी। इंडिया की ऑफिशियल प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी प्लानिंग कमीशन 1951 के अंडर, उससे पहले ये बुक आई थी, ठीक है। तो आपकी पहली स्टेटमेंट तो सही है, और इन्होंने बुक, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है रोट ए बुक नेम प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, मैंने क्यों लिखा, ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, इसलिए हम पता है जब भी पढ़े और हमें जितना पता है ना हमें वो चीज लिख लेनी चाहिए ताकि हमें फिर गड़बड़ ना मिले क्वेश्चन में, और हमें ऑप्शन ढूंढने में भी गलती ना हो। विश्वेश्वरा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, यस, इन्हें माना जाता है क्योंकि ये सबसे पहले मतलब अर्ली विजन था इनका, और इन्होंने एक स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस भी दिया था अपनी बुक में, तो ऑप्शन 3 भी सही है। विश्वेश्वरैया प्रपोज टू रिड्यूस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड कंसंट्रेट इट इन इंडस्ट्री, नहीं, ऐसा तो इन्होंने कुछ नहीं प्रपोज किया था, जबकि इन्होंने कहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन आनी चाहिए, आइडिया, इन्होंने हालांकि इस चीज के सपोर्ट में थे, बट इनका कोई मेन फोकस नहीं था इस चीज पे, इन्होंने ऐसा कुछ प्रपोज नहीं किया था। हाँ, इन्होंने बोला था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा सही है कि हम जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे जो लेबर हो वो इंडस्ट्री में चला जाए, बट ये नहीं कहा कि इसको एकदम रिड्यूस करके तुम इंडस्ट्री में डाल दो वर्कर्स को, नहीं। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा जाए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 4, ठीक है। नाउ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, who developed the new wheat varieties शरबती सोना एंड पूसा लरमा विच वर द बेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, किसने जो है डेवलप किया था गेहूं की नई किस्में शरबती सोना और पूसा लरमा जो हरित क्रांति का आधार थी, किसने विकसित की थी, तो विलियम गॉर्ड ने, सी सुब्रमण्यम ने, एम एस स्वामीनाथन ने, और या फिर नॉर्मन बोरलॉग ने। तो देखो एम एस स्वामीनाथन ने सपोर्ट किया था मूवमेंट को, बट और एक्चुअल ये व्हीट के लिए थे, एक्चुअल
लेकिन एक्चुअल कंप्लीटली अगर हम कहें ना कि वीट की वैरायटी के लिए किसने काम किया था, तो वो किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। इनको माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग आपके अमेरिकन एग्रोमोनिस्ट थे, इनको भी फादर माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का, बट इंडिया में MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने ही सरबती सोना, पूसा लरमा जैसी जो है वीट वेराइटीज जो है वो डेवलप की थी, प्रोवाइड की थी, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्हीं की वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से, जो फूड का प्रोडक्शन है वो इंडिया में तेजी से इंक्रीज हुआ था, और हम सेल्फ सफिशिएंट जो है कंट्री बने थे, जो हमारा सपना था। और सी सुब्रमण्यम की बात करें तो ये तो इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जिन्होंने हेल्प किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट होने में। ठीक है, तो हमारा आंसर सही क्या है? आंसर नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 140 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री सेव 20%, अगर देश का नागरिक आय में हुई वृद्धि का 20% बचा लेता है, तो गुणक का मान कितना होगा, मल्टीप्लायर कितना होगा? देखो, मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था, 1/MPS या फिर 1/1 - MPC। तो यहाँ पे बोला गया है कि सेविंग जो है वो 20% है, किसकी? आपकी इनकम की। तो हम 100% मान लेते हैं, तो उसका 20% क्या होगा? 0.2 होगा। तो MPS कितनी है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है आपका? 0.2। तो 1/0.2 इंटू 10, तो 2 5 सा आपका क्या होगा? 10। तो मल्टीप्लायर कितना होगा आपका? 5.0। ध्यान रखना 0.5 भी कहीं गलती से टिक कर दो, 5.0 जो है वो आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको सारे तरीके के टैक्स जो है वो पता होने चाहिए। इन विच सिस्टम ऑफ टैक्सेशन देयर इज लीस्ट प्रेशर ऑन रिच क्लास? अमीर लोगों पे सबसे कम जो दबाव पड़ता है वो किस तरीके के टैक्स में पड़ता है? मिक्स्ड में, प्रोग्रेसिव में, प्रोपोर्शनल में, या फिर रिग्रेसिव में? देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि इनकम के बढ़ने से आपका टैक्स बढ़ रहा है, वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया प्रोग्रेसिव टैक्स। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो इसका मतलब ये तो रिच पे प्रेशर डाल रहा है, रिच की अमीरों की ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स का स्लैब ही है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स है हमारा। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होगा? प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब है कि ये सेम टैक्स रेट है रिगार्डलेस ऑफ द इनकम। इनकम से फर्क नहीं पड़ता कि इनकम कितनी है, सबका टैक्स रेट जो है वो क्या है? सेम है। तो इस पे तो गरीब पे भी फर्क पड़ेगा, अमीर पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये तो कम प्रेशर नहीं डालता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? रिग्रेसिव का मतलब होता है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है, जो लोअर इनकम ग्रुप है वो हाई परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो पे करते हैं इस केस में। वो हो गया आपका रिग्रेसिव टैक्स। जैसे जीएसटी है, अब जीएसटी मतलब मान लो कि मैं 10 रुपए का कोई सामान लेके आई हूँ, और एक अमीर बंदा है जो अंबानी है, जो 10 रुपए का कोई सामान ले रहा है, तो क्या प्रेशर है रिच क्लास पे? इस 10 रुपए में ये 1 रुपए का टैक्स मेरे लिए प्रेशर हो सकता है, बट अंबानी के लिए क्या ये प्रेशर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो रिच लोगों के लिए रिग्रेसिव के केस में जो है वो कम प्रेशर फील वो करते हैं, क्योंकि ये उस चीज पे तो बेस नहीं है ना कि आपकी जितनी एबिलिटी है आप उतना पे करो, इसके बेसिस पे तो नहीं है। तो अंबानी की तो एबिलिटी ज्यादा है, वो 100 रुपए दे सकता है टैक्स के मामले में, बट हम थोड़ा ना दे सकते हैं, नहीं दे सकते ना। और मिक्स टैक्स है, डिफरेंट सिस्टम को अगर हम मिक्स करते हैं, तो लीस्ट प्रेशर रिच पे किस केस में पड़ता है? रिग्रेसिव टैक्सेशन के केस में। और बर्डन किस पे ज्यादा होता है? अगर क्वेश्चन इस तरीके आ जाए कि बर्डन किस पे ज्यादा होता है? पुअर। पुअर पे किस टैक्स में बर्डन ज्यादा होता है? तो रिग्रेसिव में पुअर पे ज्यादा बर्डन होता है, और बेनिफिट किसको होता है? रिच को होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेंजिंग ऑफ ऑरिजिन, केवल मूल बिंदु में परिवर्तन करके, केवल मापनी में मतलब स्केल में, ना ही मूल बिंदु में ना ही मापनी पे, मतलब ना ही ऑरिजिन ना ही स्केल, या फिर बाय चेंजिंग बोथ द ऑरिजिन एंड स्केल। तो देखो, कोरिलेशन कोफिशिएंट को डिनोट किससे करते हैं? आर से। क्या मेजर चेंज क्या देखता है ये? डायरेक्शन, लीनियर रिलेशनशिप क्या है दो वेरिएबल के बीच में, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरीके से बताता है। ये यूनिट लेस होता है, ध्यान रखना, ये यूनिट लेस होता है। इसकी वैल्यू लाई करती है +1 से लेके -1 से लेके +1 के बीच में। और ये अनअफेक्टेड है, इंडिपेंडेंट है, किससे? ऑरिजिन से भी, मतलब अगर प्लस माइनस करो तो उससे भी अनअफेक्टेड होगा, अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो उससे भी आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो ना ही ऑरिजिन पे डिपेंड करता है, ना ही स्केल पे डिपेंड करता है, ना ही प्लस माइनस करने से कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही मल्टीप्लाई डिवाइड करने से होगा। तो ऑरिजिन या स्केल ये इफेक्ट नहीं करते कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को।
तो ये इंडिपेंडेंट है। मैंने टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट जो है वो पेज दे रखा है कि मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन कोफिशिएंट या ये इन सब के आपको बता पेज जो है शेयर कर रखा है कि किससे ओरिजिन पे इफेक्ट पड़ता है, किससे स्केल पे इफेक्ट पड़ता है, किससे दोनों पे नहीं पड़ता, किससे दोनों पे पड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पढ़ लेना वहां पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, what would be the likely outcome of a sale of security by central bank in open market? अगर सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटी सेल कर दी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, ये मॉनेटरी पॉलिसी है, क्वांटिटेटिव मेजर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें क्या करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो क्या करता है सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करने का काम करता है। अगर जो है आरबीआई बाय कर ले, खरीद ले सिक्योरिटी, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वो क्या चाहता है, पैसा देना चाहता है इकोनॉमी में पैसा चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन को सही करना है। और सेल कर दे, अगर आरबीआई सेल कर दे सिक्योरिटी को, तो सेल करने से क्या होगा, पैसा लोगों के पास जो है वो किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास। सीधी सी बात है, पैसा जो लोगों के पास है वो आरबीआई के पास आ जाएगा। इसने सिक्योरिटी लोगों को दी, लोगों ने बदले में पैसा दे दिया, तो यहाँ पे किस सिचुएशन को सही करना है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को। तो क्या बोला इन्होंने, लाइकली आउटकम क्या होगा अगर हमने सेल कर दिया, सेल कर दिया मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, हमें उनसे पैसा लेना होगा। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए नहीं, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए नहीं, लिक्विडिटी को कम करने के लिए, लिक्विडिटी को कम करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए ये हम करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन थर्ड आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। देखो, जैसे सिक्योरिटी सेल की, सिक्योरिटी सेल करने के बाद क्या होगा, पैसा किसके पास जाएगा, पैसा चला जाएगा आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। इससे लिक्विडिटी क्या हो जाएगी देश में, लिक्विडिटी का फॉल करेगी, और लिक्विडिटी फॉल करने से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा। सो रिडक्शन इन लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट, यस, रिडक्शन लिक्विडिटी एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। हाँ, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका सही होगा कि इंटरेस्ट रेट आपका फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द टू सेक्टर मॉडल बिटवीन विच टू सेक्टर डज द फ्लो ऑफ फैक्टर एंड गुड्स अकर। देखो, दो सेक्टर मॉडल है, टू सेक्टर भी होता है, थ्री सेक्टर भी होता है, फोर सेक्टर मॉडल भी होता है। टू सेक्टर मॉडल है तो सिर्फ किसकी बात हो रही है, हाउस होल्ड की और प्रोड्यूसिंग फर्म की। थ्री सेक्टर मॉडल है तो हाउस होल्ड हो गया, प्रोड्यूसर हो गया और गवर्नमेंट हो गई। फोर सेक्टर हो गया तो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और फिर क्या आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ गया, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ दो सेक्टर की है तो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग फर्म ही होंगे। तो ऑप्शन 1 एंड 2 जो है वही सही होगा आपका। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। what should be what should be is a subject matter of, क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नॉर्मेटिव है, आर्ट से या साइंस से, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दो तरीके की इकोनॉमिक्स की बात होती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक है आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो बात करता है व्हाट इज, क्या है एक्चुअल में, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे जो वेरीफिएबल है, जिसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात नहीं करते और इन चीजों को हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते। देश में गरीबी कम होनी चाहिए, देश में बेरोजगारी जो है वो कम होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये इसकी बात है। मतलब आप अपनी वैल्यू जजमेंट पास कर रहे हो, पॉजिटिव में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती है यहाँ पे। तो जो फैक्ट है देश में इतनी गरीबी है, इतनी % अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये पॉजिटिव फैक्ट हो गया। तो व्हाट शुड बी किसका एस्पेक्ट है, नॉर्मेटिव साइंस का एस्पेक्ट है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 146, सीमांत लागत किस स्थिति में घटता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल मतलब जो आपकी एडिशनल कॉस्ट है वो आपकी कम होती है। When there is equal returns, जब हमें इक्वल रिटर्न्स मिल रहे हो, जब हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हो, जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हो, या फिर सब केस में। तो देखो, मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या होती है, यू शेप होती है ना, और एसी भी आपकी यू शेप होती है। और मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है कि जब आपकी कॉस्ट कम हो रही है तो इसका मतलब इकोनॉमी को इस पॉइंट पे, मान लो ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, फायदा हो रहा है इकोनॉमी को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है।
और जब आपकी कॉस्ट ऐसी बढ़ती हुई जा रही है, मान लो ये बी पॉइंट है, तो ये केस कौन सा है, ये केस है डिस इकोनॉमिक्स का, फायदा नहीं हो रहा, कॉस्ट बढ़ रही है ना हमारी। तो कौन से सर्कमस्टांस में हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होती है, जब हमें क्या मिल रहे हो, जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हो, जब हमें रिटर्न्स ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं तभी तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। रिटर्न्स हमें अच्छा मिल रहा है, प्रोडक्शन हमारी अच्छी हो रही है, ठीक है, एडिशनल हम अगर लेबर लगा रहे हैं तो हमें उससे फायदा हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है ना कि नुकसान हो रहा है, तभी हमारी उसी वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब हमें क्या मिल रही हो, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हो, ये चीज भी ध्यान रखना, इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the increase in total revenue by selling one more unit of a product car? जो टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज होता है जब हमने एक और यूनिट जो है वो सेल की है। तो ये टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, और एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब एडिशनल जो हमने रेवेन्यू अर्न किया एक एडिशनल जो है सेल करके, एडिशनल यूनिट का सेल करके, तो ये क्या हो गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? ऑर्गेनाइज्ड मतलब जहाँ पे लोगों को बेनिफिट हो रहा हो, गवर्नमेंट के जो है स्कीम्स का बेनिफिट हो रहा हो, पेंशन का, इन सब चीजों का, ये ऑर्गेनाइज्ड में आ जाते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड मतलब इनफॉर्मल सेक्टर, जहाँ पे अपनी मर्जी चलती है, वर्किंग आवर्स भी फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि अब तो करते ही हैं। सो संगठित क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित होता है, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है जो 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, या फिर सिर्फ 2 लोग जो काम कर रहे हैं। तो देखो, जितने भी गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड की कैटेगरी में आते हैं, और जितनी भी प्राइवेट है जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनको लेबर लॉ जो है वो फॉलो करना पड़ता है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन सिर्फ जहाँ पे 2 काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइज्ड की कैटेगरी में आए ना आए, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज ज्यादा चलेगा बजाय ऑर्गेनाइज्ड के। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है वही आपके क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनरली जो आपका पीपीसी कर्व है, सिद्धांत उत्पादन संभावना एक पीपीसी इज कनकेव टुवर्ड द ओरिजिन। अगर हम देखें तो ये हमारा पीपीसी कर्व बनता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसके जो कनकेव होने का कारण क्या होता है, इसके कनकेव होने का कारण होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ड्यू टू इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा जो पीपीसी है वो कनकेव टू द ओरिजिन जो है वो बनता है। तो ऑप्शन दोनों ही हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। टिपिकली कनकेव क्यों माना जाता है, क्योंकि जैसे हम रिसोर्सेज को शिफ्ट करते हैं एक पर्टिकुलर मतलब मान लो वीट से हम क्लॉथ पे शिफ्ट कर रहे हैं या क्लॉथ से वीट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज उतना इक्वली आपकी एफिशिएंट नहीं होती। जो एक लेबर वीट बनाने के लिए जो है सही है, वो जरूरी थोड़ी ना कि क्लॉथ बनाने के लिए भी सही होगा। तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते सब चीज़ों के लिए। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा गुड्स, दूसरे एक गुड्स को सेक्रीफाइस करके दूसरा गुड्स ज़्यादा बनाने चाहेंगे, तो जो हमारी एडिशनल कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तो हमारी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, वो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो है वो हमारी इंक्रीज होगी। इसलिए जो हमारा कर्व बनेगा वो क्या बनेगा, कनकेव टू द ओरिजिन। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। Which characteristics does not occur in monopolistic competition? जितनी भी तरीके की आपकी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन हो, आपकी मोनोपोलिस्टिक हो, ओलिगोपोली हो या फिर मोनोपोली हो, सबके फीचर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से देख लेना। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, क्या ये होमोजीनियस प्रोडक्ट देते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसे हम आपका एग्जांपल दें, जैसे सोप है, शैम्पू है, ये क्या आपको होमोजीनियस सेम प्रोडक्ट दे रहे? नहीं। मैनी बायर्स है, मैनी सेलर्स है, बिल्कुल सही है। कुछ ही फर्म्स की एंट्री है, सही है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेम प्रोडक्ट नहीं होता। सेम प्रोडक्ट किस में होता है, वो होता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। ठीक है, तो ये फीचर नहीं है। एक लास्ट में मैंने ना एक चार्ट भी बना रखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा, नंबर ऑफ बायर्स भी ज्यादा, मोनोपोलिस्टिक में भी ज्यादा, लेकिन ओलिगोपोली में होते हैं आपके कुछ सेलर्स, और मोनोपोली में होता है सिर्फ आपका एक सेलर। ये आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट देते हैं परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में आपके क्या होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ओलिगोपोली में आपके आइडेंटिकल और डिफरेंशिएटेड होते हैं और बैरियर्स होते हैं। लेकिन मोनोपोली में तो आपकी हाई बैरियर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ बैरियर्स है क्योंकि यहाँ पे आपको उतना बड़ा प्लांट वगैरह सब लेना पड़ेगा, और मोनोपोली में आपकी हाई रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। एंट्री एंड एग्जिट फ्री है परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक में, ओलिगोपोली में थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और मोनोपोली में तो बिल्कुल ही ब्लॉक है।
प्राइस कंट्रोल की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में जो आपकी फर्म है, दे आर प्राइस टेकर नॉट मेकर। मोनोपोलिस्टिक में कुछ, ओलिगोपोली में कंसिडरेबल और मोनोपोली में कंप्लीट प्राइस कंट्रोल है। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहाँ तो सेम ही प्रोडक्ट है तो प्राइस कंपटीशन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक के साथ एक फ्री दे देंगे, इस तरीके का कंपटीशन होगा। ओलिगोपोली में भी होगा, और मोनोपोली में तो बहुत ही कम प्राइस कंपटीशन है, एक ही बंदा है सेल करने वाला, खरीदना ही है इससे तो हमें। एग्जांपल इसके एग्रीकल्चर गुड्स, इसका टूथपेस्ट, क्लोथ, शैम्पू, इसके ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, और इसका क्या होगा, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब मतलब जैसे रेलवे ही है मीन, तो मोनोपोली का एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने 2023 का कंप्लीट पेपर जो है वो कर लिया है। पार्ट 1 और 2 आप देख लेना, और ये पार्ट 3 है जिसमें 23 का कंप्लीट हो गया, फिर एक साथ हम 22 का कर लेंगे, एक बार हम 21 का कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।